हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास रहेगी 22 से 27। मीन्स पार्ट 7 रहेगा, लेकिन क्लास रहेगी हमारी 22 से 27 तक की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के क्या हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मीन्स 22 से 27 तक हमने जो भी हेडिंग्स को, टॉपिक्स को जो हमने क्लियर किया है, तो उससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ, आज हम उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। आपका टॉपिक जो है वो यही है, विविध अधिगमकर्ता की समझ। इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे। समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, प्रतिभाशाली। तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, किस तरीके के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यही है कि क्लास 22 से 27 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभाशाली। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है अभिव्यक्ति में नवीनता, सेकंड आता है जिज्ञासा, थर्ड आता है वार्तालाप या प्रियता, फोर्थ आता है अति सक्रियता। तो इन चारों में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्ष्य है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें जो प्रतिभाशाली बालक का जो लक्ष्य क्या है, तो जो फर्स्ट है अभिव्यक्ति में नवीनता। तो प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी क्या है, अभिव्यक्ति में क्या होती है, नवीनता होती है। तो वो फर्स्ट जो है आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन आता है जिज्ञासा। तो जो प्रतिभाशाली बालक के लक्ष्य के अंदर क्या आता है, जिज्ञासा भी आती है कि ये जो बालक होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है वार्तालाप प्रियता। तो जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका लक्षण ये नहीं होता, वार्तालाप जो प्रियता होती है नहीं होती। फोर्थ ऑप्शन आता है अति सक्रियता। तो इनका जो लक्षण है इसके अंदर अति सक्रियता भी नहीं आती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, 1 और 2 हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखो, आपके ऑप्शन में 1 और 2 आता है या नहीं आता है। तो ये रहे इसके ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ है तो ये नहीं हुआ, सेकंड और फोर्थ है ये भी नहीं हुआ, फोर्थ है ये भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन में है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आता है चिंतन में समानुभूति, सेकंड ऑप्शन आता है समस्या के बहुविध उत्तर, थर्ड आता है चिंतन में लचीलापन, फोर्थ है उपयुक्त में से एक अधिक, या 5 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, इसमें ये नहीं पूछा गया सृजनात्मक बालक की विशेषता है, क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा चिंतन में समानुभूति। कि चिंतन में जो समानुभूति होती है ये सृजनात्मक जो बालक होते हैं इनके अंदर नहीं होती। जबकि समस्या में बहुविध उत्तर ये भी होता है इसका। चिंतन में लचीलापन जो है, लचीलापन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो एक से अधिक ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिंतन में समानुभूति की, ये इसकी विशेषता नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राथमिक के छात्र कला शिक्षक के मानकों क्षमताओं को प्राप्त करें, उनके लिए कला डैश के प्राप्त अवसर होने चाहिए। फर्स्ट निरीक्षण के, सेकंड विश्लेषण के, थर्ड सृजन के, या फिर फोर्थ
इनमें से एक से अधिक, या फिर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सृजन, कि उनके लिए जो कला है वो सृजन के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सृजनात्मक जो शिक्षार्थी होते हैं वह हैं जो फर्स्ट बहुत बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान ज़्यादा होता है वो होता है सृजनात्मक बालक। सेकंड, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य। थर्ड, पाश्चात्य या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। फोर्थ, इनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पाश्चात्य मतलब चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। कि सृजनात्मक जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो कौन होता है? जो समस्या का समाधान अच्छे से निकाल सके। ठीक है, ओके। क्योंकि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने से, कि हर बार जो अच्छे अंक प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है, या जो बहुत बुद्धिमान होता है ज़रूरी नहीं है कि वो भी सृजनात्मक है। तो करेक्ट आंसर इसका यही है कि जो चिंतन और समस्या समाधान में क्या हो, अच्छा हो, वो आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है कि जो सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, वो समस्या कोई भी प्रॉब्लम है उसके समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति या संगत सूचना पर ध्यान नहीं देता, डैश के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रबोधन, उद्वन, आयोजन या अनुवादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उद्वन। क्या होगा इसका आंसर? उद्वन। क्योंकि उद्वन एक ऐसी धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और इसमें क्या करता है, समस्या को क्या करता है, दर्शाता है। और इस चरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अप्रासंगिक जानकारी या फिर असफल प्रयासों को क्या करता है, भूल जाते हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उद्वन होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? फर्स्ट आता है मौलिकता, सेकंड आता है विस्तार, थर्ड आता है नवीनता और फोर्थ आता है शुद्धता। तो क्या सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्धता। शुद्धता क्यों होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो भी सृजनात्मक बालक होता है कि हर बार वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी गलती होनी क्या होती है, स्वाभाविक होती है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, तो शुद्धता जो है वो विशेषता क्या है इसकी? नहीं है। मौलिकता जो होती है वो भी है इसकी विशेषता, विस्तार जो है ये भी विशेषता है, और नवीनता जो है ये भी इसकी विशेषता है। ओके, और ये इसका जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि जो टॉरेंस हैं उसने क्या किया था, उसने सृजनात्मकता के 4 घटक जो है उनकी चर्चा की थी। मौलिकता की भी की थी, विचार की भी करी थी, उसमें नवीनता भी आ जाती है, या प्रभाव बोल सकते हैं, लचीलापन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, मौलिकता भी होती है, विस्तार भी होता है, नवीनता भी होती है, लेकिन जो शुद्धता है वो इसकी विशेषता नहीं होती। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। सृजनात्मकता की पहचान का, क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? फर्स्ट, अपसारी चिंतन, सेकंड, अति सक्रियता, थर्ड, असतर्कता, फोर्थ, कम परिज्ञानता या फिर बोधगम्यता।
तो जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा इसका होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका अपसारी चिंतन। कि जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है, उसकी जो पहचान का प्रमुख लक्षण है वो है आपका अपसारी चिंतन। क्योंकि यह कई संभावित जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, समस्या की खोज करके किसी भी समस्या को हल करने का एक क्या होता है, तरीका होता है। अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता की क्या है, पहचान का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है। क्योंकि ये क्या करता है, जो समाधानों का खोज करके कोई भी समस्या है उसके समाधान का क्या करता है, खोज करके किसी भी समस्या को हल करने का एक तरह से क्या है, तरीका होता है ये। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, सृजनात्मकता किसी भी कला में से एक मौलिकता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो सृजनात्मकता क्या है, मौलिकता होती है, ठीक है। मौलिकता इसका एक क्या है, घटक होता है। तो ये तो करेक्ट हुआ, क्वेश्चन में पूछा है जो करेक्ट नहीं है। सेकंड आता है आपका सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। जबकि क्या होता है, इसमें चिंतन आवश्यक नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सृजनात्मक शील किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। नया परिणाम तो होता ही है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आता है, सृजनात्मकता शील में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगी होनी चाहिए। तो ये भी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट नहीं आंसर आएगा आपका, सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहे, मतलब जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। लेकिन कुछ सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, जबकि क्या होता है कि सृजनात्मक के लिए जो चिंतन होता है वो आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ये सृजनशीलता को क्या करता है, काफ़ी बढ़ावा मिलता है इससे। इसलिए चिंतन जो है ये क्या है, आवश्यक होता है सृजनशीलता के लिए। लेकिन इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि चिंतन आवश्यक नहीं है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है नहीं का, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब सतीश कक्षा में होता है तो शिक्षक देखते हैं कि उसका ध्यान लगातार भटक रहा है, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने से क्या होती है, परेशानी हो रही है। तो यह लक्षण आता है कि कोई बच्चा है, कोई छात्र है, अगर वो क्लास के अंदर है तो शिक्षक उसको तब नोटिस करता है। तो उसको वो देखकर उसको पता लगता है कि बच्चा क्या है, अपना ध्यान लगातार क्या है, भटक रहा है, उसका जो ध्यान है इधर उधर हो रहा है। तो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अगर उसका, तो उसको परेशानी हो रही है। तो ये लक्षण किसका है? फर्स्ट, हानि या बंधीरता का। सेकंड, पिछड़े शिक्षार्थी का। थर्ड, मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी का। या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का। तो तब ध्यान हमारा भटकता इधर उधर होता है, केंद्रित नहीं हो पाता अगर हम उसको केंद्रित करना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो लक्षण कहलाएगा, ये आएगा आपका पिछड़े शिक्षार्थी के अंदर, कि वो पिछड़ा शिक्षार्थी है, उसके अंदर ये लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर है पिछड़े शिक्षार्थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य शैक्षिक पिछड़ेपन का परिणाम हो सकता है? ठीक है, पिछड़ेपन का परिणाम, परिदृश्य शैक्षिक। फर्स्ट ऑप्शन आता है पेशीय अक्षमता। सेकंड आता है संवेदी दुर्बलता। थर्ड आता है लंबी बीमारी और स्वास्थ्य समस्या। फोर्थ आता है उपयुक्त सभी। तो परिदृश्य शैक्षिक पिछड़ेपन का जो रिजल्ट परिणाम हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, कि पिछड़ेपन का जो परिणाम हो सकता है वो पेशीय अक्षमता भी हो सकती है, संवेदी दुर्बलता भी हो सकती है, लंबी बीमारी और
स्वास्थ्य समस्या, ये भी इसका हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश को अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण लगता है। फर्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चे, सेकंड, रचनात्मक बच्चे, थर्ड, पिछड़े बच्चे, या फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि डैश को अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में क्या होती है, चुनौतीपूर्ण उनको क्या लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिछड़े बच्चे की। जो पिछड़े बच्चे को क्या होता है, वो अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने उनको एक तरह से क्या लगता है, चुनौतीपूर्ण लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पिछड़े बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, एक बालक जिसकी शैक्षिक योग्यता उसकी प्राकृतिक क्षमता से कम है, डैश के रूप में जाना जाता है। कि उसकी शैक्षिक योग्यता किससे कम है, प्राकृतिक क्षमताओं से। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है दिव्यांगजन बालक, सेकंड आता है पृथक बालक, थर्ड आता है पिछड़ा या फिर शैक्षिक रूप से मंद बालक, या फोर्थ आता है वंचित बालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिछड़े शैक्षिक रूप से मंद बालक। कि ऐसा बालक जो योग्यता में क्या होता है, उसकी प्रकृति से क्या होती है, क्षमता कम होती है। तो ऐसे बालक को हम किस रूप में जानते हैं, पिछड़े या फिर शैक्षिक रूप से मंद बालक के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मतिमंद शिक्षार्थी में कौन से लक्षण देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है विश्लेषण करने की क्षमता, सेकंड आता है उद्देश्य आधारित व्यवहार, थर्ड आता है ख्याति को बढ़ाने की इच्छा, फोर्थ आता है अवधारणा को व्यक्त करने में असमर्थता। तो मतिमंद शिक्षार्थी में लक्षण देखे जाते हैं। तो विश्लेषण करने की क्षमता नो, क्योंकि जो मतिमंद शिक्षार्थी हैं वो उनमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। उद्देश्य आधारित जो व्यवहार होता है ये भी नहीं होता। ख्याति को बढ़ाने की इच्छा ये भी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अवधारणाओं को व्यक्त करने में ये क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बालक शैक्षिक लब्धि 70 से कम है। कि एक बालक की जो शैक्षिक लब्धि है वो कितनी है, 70 से कम है। तो उस बालक को कहा जाएगा फर्स्ट पिछड़ा बालक, सेकंड प्रतिभाशाली बालक, थर्ड अपराधी बालक, या फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिछड़ा बालक। क्योंकि जो पिछड़ा बालक होता है उसकी शैक्षिक लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। ठीक है, और जो आपका प्रतिभाशाली बालक होता है इसकी जो शैक्षिक लब्धि है वो 120 प्लस होती है, 120 या उससे फिर ज़्यादा, 130 मीन्स उससे प्लस ही होती है, 120 से प्लस होती है शैक्षिक लब्धि। ओके, तो क्लियर हुआ कि पिछड़ा जो बालक है उसकी शैक्षिक लब्धि 70 से कम होगी, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी शैक्षिक लब्धि 120 प्लस होगी। ओके, जो आपका शैक्षिक लब्धि होता है, जो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु। क्या होता है इसका सूत्र, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ओके, मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई में आएगा आपका 100। तो ये होता है आपका शैक्षिक लब्धि या फिर जो बुद्धि लब्धि बोलते हैं उसका सूत्र, कि मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है ये आपका 1 नंबर में कि जो शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि होती है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीकी से होती है? श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनने, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो श्रवण जो बाधित बालक की पहचान कौन सी तकनीकी से होती है? फर्स्ट, स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण। सेकंड, विकास मापनी। थर्ड, बालक की केस स्टडी। फोर्थ, इलेक्ट्रो एन्सीफोलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीनों है ये, कि स्नायु मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है उससे भी पहचान की जा सकती है, विकास मापनी से भी की जा सकती है, और बालक की केस स्टडी इससे भी की जा सकती है। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीनों ऑप्शन होंगे, और ये क्या है, इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन जैसे आपको दिए भी हुए हैं कि इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी होगा परीक्षण मापनी वाला भी होगा, और उसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ABC। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्या है आपका BC आ रहा है, लेकिन इसमें A नहीं आ रहा, इसमें AB आ रहा है लेकिन C नहीं आ रहा, और ABCD इसमें D आ रहा है, D इसका ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ABC। ठीक है, कि जो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी, विकास मापनी भी, और केस स्टडी भी, इससे पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि समस्याओं से ग्रस्त बच्चा आम तौर पर वह होता है। फर्स्ट, घर पर कोई भाई या बहन नहीं है। सेकंड, कुसमायोजित है। थर्ड, खराब वातावरण है। या फिर फोर, कम बुद्धि वाला है। कि समस्या से जो ग्रस्त बच्चा होता है वो आम तौर पर वह होता है जो क्या होता है, कुसमायोजित होता है। कि जो बच्चा कुसमायोजित होता है वो समस्या से ग्रस्त बच्चा होता है। ठीक है, कि जो कुसमायोजित बच्चा होता है वो समस्याओं से क्या होता है, आमतौर पर ग्रस्त होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपने पर्यावरण की जो मांग होती हैं उन मतलब अपनी पर्यावरण जो है उसमें क्या है, प्रतिक्रिया कोई भी नहीं देता। उसके अंदर क्या होता है, बच्चे में घबराहट की प्रतिक्रिया जो है या फिर आदत होती है, इस तरीके की आदत होती हैं इसमें। ठीक है, तो जो बच्चा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने में असमर्थ होता है उसे हम कुसमायोजित बच्चा कहते हैं, और ये एक तरह से समस्या से ग्रस्त बच्चा भी कहलाता है। ठीक है, कि ये बच्चे जो हैं ये पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, समायोजन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को दृष्टिबाधित छात्रों के साथ काम करते समय क्या निर्देश अनुकूल करना चाहिए। कि एक टीचर है, उसके सामने अगर एक दृष्टिबाधित जिसको देखने में प्रॉब्लम है छात्र के साथ साथ अगर उसको काम करते समय क्या क्या निर्देशात्मक अनुकूलन करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आता है, स्पष्ट रूप से बोलें और बहुत सारी स्पर्श और अनुभव सामग्री का उपयोग करें। हो सकता है कि हाँ भाई, जो जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसके सामने क्या स्पष्ट रूप से बोलोगे तो वो सुन तो लेगा, और स्पर्श करके कोई भी सामग्री का अगर हम यूज़ कराएंगे तो करेक्ट आंसर होता है ये, मतलब ये करेक्ट बात है। सेकंड, विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुति का उपयोग। दृश्य प्रस्तुति का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो ऐसे कैसे, दृश्य जो है दृश्य प्रस्तुति का उपयोग कर रहे हैं जबकि वो दृष्टि बाधित है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दृश्य कैसे देख पाएगा। थर्ड, तो ये नहीं हुआ। थर्ड, स्वयं को उन्मुख करके ताकि छात्र उसके करीब से देख सके, तो दृष्टि बाधित है, देख तो सकता ही नहीं है, तो एक इनकरेक्ट आंसर हुआ। फोर्थ आपका, विभिन्न प्रकार के लिखित कार्य विशेषकर कार्यपत्रों पर ध्यान देना, तो लिखित कार्य कैसे कराएंगे, तब वो उसको दिख नहीं रहा, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही है कि स्पष्ट बोलो और बहुत सारी स्पर्श अनुभव सामग्री का क्या करो, यूज़ करो, कि वो उनको स्पर्श करके पढ़ सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा प्रणाली में बहिष्करण के जोखिम में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सृजनात्मक बच्चा, सेकंड ऑप्शन बालिका,
थर्ड ऑप्शन सामान्य बच्चा, या फोर्थ ऑप्शन दृष्टि बाधित बच्चा। तो क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली में बहिष्करण के जोखिम में नहीं है। ठीक है, तो जो सृजनात्मक बच्चा होता है वो भी होता है, सेकंड बालिका भी होती है, थर्ड दृष्टि बाधित बालक भी होता है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में बहिष्करण के जोखिम में नहीं होता तो वो कौन है? सामान्य बालक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ठीक है, श्रव्य बाधित की बात चल रही है कि जिसको सुनाई नहीं देता। फर्स्ट ऑप्शन आता है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, सेकंड आता है पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधि और संकेत का इस्तेमाल। थर्ड आता है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रिक संप्रेषण का इस्तेमाल। फोर्थ आता है संप्रेषण हेतु मुख्य मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका 4 कि मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना जो है इसकी कौन सी रणनीति पर प्रभावी नहीं होगी? कि मौखिक रहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें बाल अपराध का कारण नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ये बोल रहे नहीं है। फर्स्ट शारीरिक दोष, सेकंड गरीबी, थर्ड असफलता और फोर्थ उचित घरेलू वातावरण। तो करेक्ट आंसर होगा इसका उचित घरेलू वातावरण जो है वो बाल अपराध का कारण नहीं होता, जबकि शारीरिक दोष है वो भी अपराध का कारण होता है, गरीबी भी कारण होता है और असफलता भी कारण होता है। लेकिन जो उचित वातावरण है वो क्या होता है? बाल अपराध का कारण नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है? फर्स्ट व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, सेकंड प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, थर्ड सहयोगात्मक अधिगम, फोर्थ मानकीकृत निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड कि व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण भी सहायता जो मिलती है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को सहायता मिलती है व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करने में, और थर्ड आएगा सहयोगात्मक अधिगम में। ठीक है, सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के हेतु आप क्या प्रयास करोगे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। यस, वातावरण में भी लाने का करेंगे और दृष्टिकोण में भी लाने का करेंगे। सेकंड आता है बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास। तो रोंग, बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। थर्ड आता है उस पर ध्यान नहीं देना। तो ध्यान तो देना चाहिए, ये भी गलत आंसर है। उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देना। ये नहीं है कि आगे की पंक्ति में स्थान दे दिया तो क्या है समस्यात्मक बालक के व्यवहार में हमने परिवर्तन कर दिया, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास। तो इसका फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिगत रूप से चुनौती वाले बालक के साथ कौन सा काम करते समय एक शिक्षक को कौन से शिक्षाप्रद अनुकूलन करने चाहिए? कि जो दृष्टिगत रूप से चुनौती वाला जो बालक होता है, छात्र होता है, अगर उसके साथ काम करते समय जो एक टीचर है उसको कौन से शिक्षाप्रद अनुकूलन करने चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुति का उपयोग करके, सेकंड आता है खुद को ओरिएंट करके ताकि छात्र उसके करीब से देख सकें। तो दृश्य जो है इसका तो आना ही नहीं है क्योंकि यहाँ दृष्टिगत बालक की बात कर रहे हैं। खुद को ओरिएंट करके ताकि छात्र करीबी से देख सके, तो ये भी ऑप्शन नहीं है।
विभिन्न प्रकार के लिखित तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दृष्टिगत से रिलेटेड छात्र के बारे में बात चल रही है। तो 4 आता है इसका, स्पष्ट रूप से बोलें और बहुत सारे स्पर्श और सामग्री का यूज़ करें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? फर्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बालक। सेकंड, सृजनशील बालक। थर्ड, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक। फोर्थ, साधन संपन्न बालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साधन संपन्न बालक जो है वो विशिष्ट बालक नहीं माना जाता। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था जो पहले की हमारी क्लासेस हैं कि जो विशिष्ट बालक है उसके अंदर धीमी गति से सीखने वाला बालक भी आता है, सृजनशील बालक आता है, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक भी आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? विशिष्ट बालकों का टाइप्स के अंदर। लेकिन जो नहीं आता वो है आपका साधन संपन्न बालक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं वो होते कौन से बालक हैं, ताकि आप करेक्ट आंसर लगा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैक्षिक आवश्यकता शब्द के बारे में सही है? फर्स्ट आता है केवल दिव्यांग बच्चे से संबंधित है। सेकंड आता है व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे के लिए। क्या चीज़? विशेष शैक्षणिक आवश्यकता का जो शब्द के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, केवल 2, कि इसमें आएगा ये वाला व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे के लिए, क्योंकि केवल आ रहा है, केवल दिव्यांग बच्चों से संबंधित नहीं है ये। किससे संबंधित है? व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सृजनशील बच्चों की विशेषता होती है। फर्स्ट, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपांगम। सेकंड, रटकर याद करने की योग्यता। तो रटकर तो याद करने की योग्यता नहीं होती इनमें। समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपांगम ये भी नहीं होता। दिए गए नियम और मानकों के प्रति समनुरूपता ये भी नहीं होती। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इनकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पिछड़ेपन का कारण नहीं है। क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चा आधा क्वेश्चन पढ़ता है पिछड़ापन का कारण है, नहीं तो ध्यान देता नहीं है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शनों को भी ढंग से नहीं देखते। तो शारीरिक दोष, पिछड़ेपन का कारण शारीरिक दोष जो वो हो सकता है। करेक्ट आंसर लगा दे बिना क्वेश्चन को पढ़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो कारण नहीं है तो वो आएगा आपका स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जबकि विशिष्ट पिछड़ापन भी होता है, शारीरिक दोष भी होता है और सामान्य बुद्धि का अभाव भी होता है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो आपके इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त, ख़त्म। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।